हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा हिंदी का अगला पाठ जो है वह शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है स्वराज्य की नींव, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। अब थोड़ा सा लेखक परिचय लेते हैं। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ली थी और आगे जाकर सन 1974 से ये दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में, यानी कि उसका जो जीवन है वो लिटरेचर से जुड़ा हुआ था। अब उसके उपन्यास की, उसके थोड़े कहानी की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि कहानी, उपन्यास यानी नवल कथा जो उसको हम गुजराती में कहते हैं, एकांकी वह नाटक है, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में प्राप्त मात्रा में लिखा गया है। अब इस पाठ की जो बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत एकांकी यानी कि एक खंड, कोई एक पूरी स्टोरी है उसका एक खंड, उसका एक भाग लिया गया है, जिसको स्वराज्य की नींव टाइटल दिया गया है। और वह किसके बारे में बात करता है तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। उस समय आपको पता ही है कि भारत एक गुलाम देश था और सभी लोग, यानी कि उस समय के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हम कह सकते हैं, जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई सारे ऐसे लोग हैं जो उसका एक ही लक्ष्य था वो सभी लोग का, और वह था स्वराज्य यानी स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो उसका थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव की पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष पात्र है उन्होंने ही स्वतंत्रता के लिए काम किया है, बल्कि हम कह सकते हैं कि स्त्रियों ने भी अपना कई सारा महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता के लिए दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस लेसन में किस तरह की बात की गई है। तो यहाँ पर पात्र हम देखें तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई है, मुंदर है, तात्या है, जूही है, रघुनाथ राव है और सेना नायक है। और यह एक नाटक है, इसलिए रंगमंच का दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो इसका ओपनिंग कुछ इस तरह से होता है कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास लगा है, महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। बिकॉज यह एक नाटक है, इसके लिए आप ऐसा वर्णन देख सकते हैं। युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया गया है, कैंप लगे हुए हैं यानी टेंट, महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग भी दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। और यहाँ पर सबसे पहले एंट्री किसकी होती है तो वह है रानी लक्ष्मीबाई और उसकी एक सखी है जिसका नाम है जूही, और वह उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है, और जो वेशभूषा उन्होंने धारण की है वह किसकी है तो सैनिकों की है। यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मीबाई का एक डायलॉग है, देखते हैं क्या है। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। यानी ग्वालियर एक गांव का नाम है, एक पर्टिकुलर प्रदेश है जिसको वह जीतना चाहते हैं, लेकिन कई प्रयत्न के बाद भी वह नहीं जीत सकते। झांसी, ओके, और कालपी वो सभी एक प्रदेश के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, और वह कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं जीत सकते। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे एक क्षण में हिमालय अड़ जाता है। यानी स्वराज्य का मतलब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आते ही देखता है, लेकिन दूसरे ही क्षण यानी अगले ही सेकंड में क्या हो जाता है, उसमें हिमालय अड़ जाता है। यानी हिमालय अड़ जाना इसका मतलब है कि बहुत बड़ी मुश्किल आ जाना। कई सारे प्रयत्न करते हुए भी वह लोग स्वतंत्रता को नहीं पा सकते, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई कह रही है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। तो कितने
मुश्किलें हैं वह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि क्षण में हिमालय हट जाता है। वह हिमालय पार करती है तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है, यानी कि उससे भी बड़ी और समस्या आ जाती है। आगे जाके कहती है कि उनसे मैं जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। अभी नाविक इसका मतलब है सारे सैनिक। अगर वह लड़ते लड़ते ये सब पार कर देते तो क्या होता है, आगे जाके जो नाविक है उसके जो सैनिक है वो सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घुम घटाव से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है और वह कैरेक्टर का नाम है राव साहब। तो राव साहब है वह कौन है, इसका हमें कुछ परिचय अभी तक नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। वह ऐशो आराम के मशगूल है। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब रानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते हैं कि उसको अपनी झांसी कितनी प्रिय थी और वह हरगिज किसी को भी नहीं देना चाहती थी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उसकी जो प्रतिज्ञा है कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन क्या होता है, झांसी हाथ से निकल गई, यानी कि वह नहीं जीत सकता है। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई है वो ऐसा कहने का प्रयत्न करते कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने आप में इतनी काबिल हूँ कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं देने के लिए तैयार हूँ। तब जूही जो है वह कहती है, कौन कहता है आप अकेली है, महारानी आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। तो जूही जो उसकी फ्रेंड है वह कहती है कि किसने कहा आपको कि आप अकेली है, आपने ऑलरेडी गीता तो पढ़ी है, गीता पढ़ती है, तो फिर यह निराशा कैसी है। अब यहाँ पर गीता का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता ही है कि भगवत गीता जो है वह श्री कृष्ण द्वारा बोला गया सब कुछ है, जिसमें युद्ध के समय वह अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि अगर आपके मन में कोई भी निराशा आ जाती है तो आपको महाभारत का यह वर्णन जो भगवत गीता कहलाता है, जो श्री कृष्ण द्वारा लिखा गया है, उसको याद कर लेना चाहिए। लक्ष्मीबाई कहती है, तब रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। अब यह एक नया कैरेक्टर है बाबा गंगादास। वह कौन है देखते हैं। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को नहीं छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। अगर आपको स्वराज्य की प्राप्ति करनी है तो आपको ये भोगविलास जो है, जो आप टेंट में पड़े रहते, वह छोड़ना होगा। स्वराज्य प्राप्ति के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आपको स्वराज्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाबा गंगादास है जो स्वातंत्र्य संग्राम में जुड़े हुए हैं, ठीक इसी तरह राव साहब है वो भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन वह स्वराज्य की लड़ाई करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो रानी लक्ष्मीबाई यह समझाने का प्रयत्न करती है कि अगर आप ऐसे पड़े रहेंगे तो आपको स्वतंत्रता हरगिज नहीं मिलेगी, ऐसा समझाने का प्रयत्न करती है। तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता, वह मिल सकता है लेकिन केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। अगर स्वराज्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी और बलिदान देना होगा, हमारे लोगों का ख्याल रखना होगा, तभी जाकर आप स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। तो यहाँ पर क्या दिखाने का प्रयत्न किया है, तो जूही कहती है कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, यानी कि ऐसी कोई आपकी पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहां आप स्वराज्य के लिए कुछ युद्ध कर सके, उसकी भूमि तैयार करना है।
स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है, यानी कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना यानी कि एक उदाहरण आपको बनना होगा। उदाहरण के तौर पर ही आपको लोगों में ध्यान में लिया जाएगा और तभी जाकर आपको स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे और आपसे इंस्पायर होकर सभी लोग स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लड़ेंगे। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, यानी सफलता असफलता ये तो हमारे प्रयत्न से बढ़कर देव के हाथ में यानी कि भगवान के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? अगर आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं तो उससे आपसे कोई नहीं रोक सकता। वह हमारा अधिकार है। ओके, और यह और कुछ नहीं बल्कि यह तो हमारा अधिकार है। रानी लक्ष्मीबाई मुस्कुराती है और कहती है, शाबाश मेरी कर्नल। ऐसा पॉजिटिव थॉट्स सुनकर रानी लक्ष्मीबाई को बहुत ही आनंद होता है और वह अपनी जो फ्रेंड है जूही उसको कहते हैं, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, यानी लोगों की इंस्पिरेशन आप जैसी नारियां बनेगी तो क्या होगा? वह निश्चय ही महान होगा। डेफिनेटली वह महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास क्या है? सेनापति है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रयत्न न कर कर एक दुर्बल बनकर रह गए हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, तात्या टोपे जैसा मैंने आपको कहा, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अगर आपके पास सेना है, बहुत अच्छे सेनापति है, लेकिन फिर भी आप में अनुशासन नहीं है तो आगे जाके कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास ग्वालियर का किला भी है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? ग्वालियर का किला भी उसके पास है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकते। और वह प्रश्न करती है रानी लक्ष्मीबाई जूही को कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? तो वह कहती है कि मैं जानती हूँ हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता में डूब करना यानी सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट करना, कुछ करना नहीं। और तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ पर प्रवेश करती है। हमारे पास एक नया कैरेक्टर है मुंदर। कौन है? चलिए देखते हैं। मुंदर कहती है यह एक गर्ल कैरेक्टर है और गर्ल यानी कि लड़की है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। और वह आकर बोलती है कि हम नहीं विलासिता में डूबे हैं, बल्कि कौन है? तो राव साहब डूबे हुए, नवाब डूबे हुए हैं, सेनापति तात्या डूबे हुए हैं। जूही सहसा, नहीं मुंदर सेनापति नहीं। लेकिन जूही जो है वह कहते हैं, नहीं मुंदर सेनापति नहीं है। मुंदर कहती है और मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। क्यों पक्ष लेने की बात करती है? क्योंकि तात्या और जूही के बीच कुछ है यानी कि वह एक उसके दोनों में एक प्रेम है। ओके, और इसीलिए वह कहती है कि हाँ तुम तो उसका ही पक्ष लोगी। जूही दृढ़ स्वर में बोलती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। और वह कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं उसका पक्ष नहीं ले रही, बल्कि जो सत्य है उसको हम कैसे छुपा सकते हैं। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, और जो सरदार तात्या है, सेनापति तात्या है, वह राव साहब को क्या मानते हैं? अपना स्वामी मानते हैं। और इसी तरह और इसी वजह से हो सकता है कि जो तात्या है वह अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? और मुंदर प्रश्न पूछती है जूही को, और तुम उसको क्या मानती हो? अपना स्वामी मानती हो? जूही कहती है, हाँ मैं उसको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि वह दोनों के बीच में प्रेम का संबंध है और इसीलिए यह ऐसा कहती है। आगे जाके ऐसा भी कहती है कि लेकिन उससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। हाँ वो मेरे स्वामी तो है, लेकिन फिर भी जो रानी लक्ष्मीबाई है वह मेरे स्वामी से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वह रानी लक्ष्मीबाई की सखी तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्वराज्य की नींव, जो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जो दोनों काम कर रहे हैं, वह उसमें अधिक महत्व देती है और इसीलिए वह उसको मानती है, स्वामी से बढ़कर मानती है। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। और देश के जब बात आती है तो मैं अपने स्वामी को तो ठुकरा ही सकती हूँ, वह कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्चुअली में वो ठुकरा चुकी है, ऐसा जूही कहती है। किसको ठुकराने की बात करती है? तात्या को, जो सेनापति है। तब जाकर मुंदर आगे बोलती है कि शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था।
मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान ही लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। ओके, तो मुंदर ऐसा कहते कि तू नाराज मत हो, लेकिन मैं जो तुम्हें समझाना चाहती वो ऐसा है कि अगर तू उसको अपना स्वामी मानती है तो उसको आपको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसको तू रोकती क्यों नहीं, भोग विलास में वह पड़े रहते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए। तब रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब ने कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इनसे उनको बुरी तरह धुतकार दिया गया था। ओके, और रानी लक्ष्मीबाई उसको प्रूफ दिखाने का प्रयत्न करते, जब वह नाचने के लिए उसको लेने आए थे तब तात्या को उन्हें ना बोल दिया था। जूही आगे कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए यानी कि ऐशो आराम के लिए मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। हाँ, विलासिता में मुझे डूबने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक स्वराज्य की बात है, जब तक स्वराज्य हम नहीं ले लेते तब तक ये विलासिता मेरे काम की चीज़ नहीं है, और कोई भी मार्ग में आएगा सभी को मैं हटा दूंगी, चाहे क्यों मेरे स्वामी यानी कि तात्या टोपे क्यों ना हो। लक्ष्मीबाई आगे जाके बोलती है, दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। तो आगे जाके वह कहती कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम पुरुष को ठोकर नहीं मार सकते, उसका काम है उस लोगों को सही रास्ते पर लाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लेडी कैरेक्टर है वह उस समय 1857 में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कितने आतुर थे, कितने उत्साहित थे। अगर हम मेल कैरेक्टर्स की बात करें, पुरुष, तो वह लोग हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विलास जो मेल कैरेक्टर्स हैं वह उस समय विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन उसके विरुद्ध जो फीमेल कैरेक्टर्स थी वह उस समय स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जागृत थी और वह हर हमें सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती थी। यह हमें जानने को मिलता है। आगे देखते हैं, जूही बोलती है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। लेकिन जूही के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ स्वराज्य की प्राप्ति करना। और वह कहती है, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे सिर्फ आज्ञा दो। मुंदर बोलती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करते हैं। किसकी नींद हराम करने की बात चल रही है? तो वह यह लोग हैं जो भोग और विलासिता में डूबे हुए हैं। वह तात्या है, वह राव साहब है, सेनापति है, जो किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं मुंदर नहीं, लक्ष्मी बोलती है, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उसको उस नींद से जगा सकती है। यह काम अब हमारा नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा, अगर कोई दुश्मन हमारे पर हमला करता है तभी जाकर उसको ठोकर लगेगी और वह नींद से जागेगी। जूही बोलती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है, ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? तो रानी लक्ष्मी ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, क्या ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर दुश्मन जब तक चढ़ाई नहीं करेगा हमारे राज्य पर, तब तक वह लोग सोते ही रहेंगे। तो अब जो होता है वह होने दो। मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। और हाँ, दोनों जूही और मुंदर दोनों रानी लक्ष्मीबाई की बात से एग्री हो जाती है कि आप जो कह रही है वो काफ़ी ज़्यादा सच है। क्या होगा अगर हम कुछ भी करेंगे तो वह अविश्वास पैदा करेगी, अविश्वास पैदा होने से जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, और इसी तरह ऐसा करना हमारे लिए असंभव है। और तभी क्या होता है कि कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, यानी कि तोपों का स्वर उसे सुनाई देता है। लक्ष्मीबाई कहती है,
और जो ही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। और तभी जूही से वह रानी लक्ष्मी बात करती है और कहती है कि अगर तुझको तात्या कहीं ऐसा यहाँ पर मिले तो उसे तुरंत यहाँ आने के लिए कहो। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारा बाकी का पार्ट है वह कल दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ स्वराज्य की नींव की जो हम बात करें तो हमें क्या जानने को मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीमेल कैरेक्टर्स है, फीमेल कैरेक्टर्स यानी कि लक्ष्मीबाई है, मुंदर है, जूही है, वह सब स्वराज्य के लिए कितने जागरूक है। अगर उसके विरुद्ध में हम मेल पात्र की बात करें जो है रघुनाथ, सेनानायक, तात्या, तो वह लोग इतना इंटरेस्ट नहीं जगा रहे। जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब भी सारे लोग स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपना प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हैं कि इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स है यानी कि जो स्त्रियां हैं वह भी अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका प्रकट कर रही थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष पात्र ने ही अपना सभी दिया हो, लेकिन जो स्त्री पात्र रह चुके हैं स्वातंत्र्य संग्राम में उन्होंने भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वह लक्ष्मीबाई हो, चाहे वह जूही हो और चाहे कोई भी हो। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें लक्ष्मीबाई का नाम दिया है, लेकिन आप अगर हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, फीमेल कैरेक्टर्स, जिन्होंने स्वातंत्र्य के लिए बहुत ही बड़ा वर्क किया था, बहुत ही बड़ा ज़्यादा काम किया था। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि मेल कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में उन्होंने ही, स्त्री जो पात्र है उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वह कुछ इस तरह से है। अभी तक मुझे लगता है कि आपको पता चला होगा कि यह कौन सी बात करने को चाहता है। तो हमारा जो बाकी का पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में, कल के वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं। थैंक यू।